नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिन्होंने बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई, भोजपुरी सिनेमा को भी एक मुकाम पर ले गई। नीतू जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि छठ का मौका है और आप बहुत ज़्यादा खुश और एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो क्या लेके आ रही हैं नया? छठ में हमारी भोजपुरी फिल्म आ रही है, उसका नाम ही छठ है, जो 24 तारीख को वेव्स OTT पर रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में हमने जॉइंट फैमिली की स्टोरी सुनाई है, प्लस इसमें कैलाश खेर जी ने, सुनिधि चौहान ने, अलका याग्निक जी ने और शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी भोजपुरी में। 14 साल से मैं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका पांचों भाषाओं को प्रोड्यूस करती रही हूँ फिल्मों को। और हमारी पहली छठ वीडियो भी बहुत फेमस थी जिसे मैंने प्रोड्यूस किया था, पहली पहल, जिसे शारदा जी की आवाज़ में ही थी। सो रेगुलरली 6-7 सालों से हम भोजपुरी में, मैथिली में छठ के वीडियोस बनाते रहें। इस बार दिल हुआ था कि हम फिल्म ही बना दें, तो ये 2.5 घंटे की फिल्म है जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन चंद्रा ने डायरेक्ट किया है और पूरी फिल्म बिहार में शूट हुई है। इट्स अ फैमिली ड्रामा, एक बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकते हैं, जो कि मैं हमेशा अपने हर फिल्म के लिए कहती हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि एज अ बिहारी मैं इस फिल्म को लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, वो क्या बात थी जिसने आपको भोजपुरी से जोड़ा? मेरी तो मातृभाषा ही भोजपुरी है, तो चूँकि बाहर से आती है और माँ और मातृभाषा तो छूटी नहीं जा सकती है, तो हमेशा से मैंने फिल्म बनाई है। मेरी पहली फिल्म थी देसवा, जो 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई। मेरी सेकंड फिल्म थी मिथिला मखान, जो बिहार की पहली नेशनल अवार्ड विनिंग मैथिली फिल्म है, जो बिहार में ही शूट हुई है। फिर हमने जैक्सन हॉल बनाया, करियट्ठी बनाई, अब छठ है। और कभी बिहार से बाहर गई नहीं, क्योंकि जब भी मैंने प्रोड्यूस किया है सिर्फ बिहार की फिल्म ही प्रोड्यूस की है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेटेड क्लास को बिहार की फिल्मों के थ्रू बिहार की इमेज चेंज करनी या बतानी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में 2 तरीके से इमेज ख़राब या अच्छे होते हैं, फिल्मों द्वारा या पॉलिटिक्स। मुझे फिल्म बनानी आती है, एक्टिंग करनी आती है, तो मैं फिल्म बना रही हूँ। आप बिहार का वो पक्ष लेकर आती हैं जो सिनेमा में नहीं दिखता, अमूमन जो भोजपुरी सिनेमा में नज़र नहीं आता है। वो एक ऐसा पक्ष होता है जिसमें कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है। तो क्या वजह रही? आप भी बहुत आसानी से पॉपुलर सिनेमा बना सकती थी। हम लोग कमर्शियल सिनेमा ही बनाते हैं, लेकिन हमारी फिल्में बिहार के चप्पे चप्पे पर स्टोरी है जी। आप पॉजिटिव चूज़ करना चाहें तो पॉजिटिव मिल जाएगी, आप नेगेटिव चूज़ करना चाहें तो नेगेटिव मिल जाएगी। मैं पॉजिटिव चूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ बिहार के कारण बनी हूँ और बहुत सारे श्रेय बिहार को जाता है। मैंने नॉटर डेम पटना से पढ़ाई की है, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये स्टोरीज़ हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? यू हैव टू बी द कैटलिस्ट ऑफ योर ओन स्टोरीज, एंड दैट इज़ वाई my brother, who is a national award winning director and almost a PhD in filmmaking, नितिन चंद्रा, वो स्टोरी लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं और मैं उसे प्रोड्यूस करती हूँ और दुनिया तक ले जाती हूँ। छठ में हमें क्या खास देखने को मिलेगा इसमें? छठ फिल्म में जॉइंट फैमिली की स्टोरी है, चाचा भतीजे की प्यार की स्टोरी है। पूरी फिल्म बिहार में शूट हुई है, तो इसमें बुआ, चाची, बड़ी बहन, छोटी बहन, सब लोग के साथ जो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मैं भी 32 लोगों के बीच में बड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है अगर जॉइंट फैमिली में कोई भी बच्चा बड़ा हुआ हो तो ज़िंदगी में किसी से भी अगर आपको डील करना हो तो आपको ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि बचपन से ही वो ट्रेनिंग हो ही जाती है। सो दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। आई फील कि ये स्टोरी जॉइंट फैमिली की है और आज खासकर नॉर्थ इंडिया में जॉइंट फैमिली से हम आगे बढ़ते हैं और फिर इंडिविजुअल हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका जॉब्स, और बेसिकली पलायन ही हो जाता है जो बिहार में खासकर ज़्यादा रहता है। तो उसको कैसे हम वापस से इस फिल्म में आपको वो फील होगा कि जैसे कि हम अपने जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं। और 2.5 घंटे की फिल्म देखिए, वेव्स OTT पे 24 तारीख को आएगी जी। अब जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, अब डील की बात करें कि डील करते हैं चीज़ों से, 2011 वो साल था जब आपने हर तरह की फिल्में की, तमिल तेलुगु की तरफ चली गई, आप भोजपुरी फिल्में बनाने लगी, हॉलीवुड तक चली गई। तो वो क्या वजह थी कि हिंदी सिनेमा को पीछे छोड़ती चली गई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब कोई बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो हमें प्लेटर पे कुछ मिलता नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को तिनका तिनका जोड़ के बनाया है। मेरी पहली फिल्म थी गरम मसाला,
अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ मैं लॉन्च हुई थी। फिर ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी, ओए अमिताभ बच्चन जी के साथ रन, अपार्टमेंट, 13B, नो प्रॉब्लम, 1 2 3। मैंने सब बड़े 13 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका भी मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बैकग्राउंड से आती हूँ और आप एक्सपेक्ट करिए कि नीतू तुम हर साल 2 फिल्में क्यों नहीं करती हो, 3 फिल्में क्यों नहीं करती हो, तुमने इतने टॉप डायरेक्टर्स का और भी काम क्यों नहीं करती हो। मेरे लिए सिर्फ मैं बोलूँगी या मेरा काम बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, राइट। सो अच्छे काम करने के लिए वेट करना पड़ता है। फिर मैं लॉस एंजलिस चली गई, मेरी हॉलीवुड फिल्म अभी रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पर, आप देखिए। इट्स कॉल्ड नेवर बैक डाउन रिवोल्ट एंड आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स अमंग 2 गर्ल्स। कितने लोग को ये मौका मिलता ही है कि आप हॉलीवुड चले जाएं, वहाँ पे आपको वन ऑफ द लीड्स करने को मिले। फिर मैं थिएटर करती रही, अभी मैंने इंडियन ऑलमोस्ट इट्स लाइक एन इंडियन ब्रॉडवे शो, तो 2.5 घंटा लाइव ऑन स्टेज मैं उमराव जान अदा करती हूँ। सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है। और इस साल मेरी एक हिंदी फिल्म आ रही है विद परेश रावल जी एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म। सो अगर अच्छा काम करना और आप किसी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा अच्छी फिल्म में। और मैं सिर्फ दिखने के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं दिखती हूँ। मैं 5 साढ़े 7 हूँ, खड़ी होंगी तो दिखूंगी और मेरे काम से मैं दिखूंगी। सो इसीलिए आई थिंक आई प्रोड्यूस स्टफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जी, अभी आपने कहा कि आपका काम बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ये अक्सर आउटसाइडर्स के साथ होता है कि उनके लिए कोई नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। जब काम बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, तो फिर वो क्या वजह थी? मतलब आपने इतनी बड़ी फिल्में की, तो डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो आपको नहीं लगा कि कहीं आपने अपने ऑडियंस का नाइंसाफ़ी की है? जो वेट कर रहा था कि हमें वो लक्की लक्की वाली गर्ल, वो गरम मसाले लड़की, स्वीटी जो है, सब मैंने साउथ में उसके बाद बहुत सारा काम किया। मैंने सिंघम 3 सूर्या सर के साथ किया, माधवन सर के साथ किया, विशाल, JM रवि, नागार्जुना सर के साथ फिल्में की, थिएटर करती रही। और फिर उसके बाद आई लॉस्ट माई डैड टू कैंसर, तो उसके बाद मैं एकदम लो हो गई। फिर अब लाइफ में ऐसा लगा कि करें ना करें, और फिर आई थिंक दैट वाज माय पर्सनल एक पर्सनल डाउनफॉल हो जाता है जब किसी भी लड़की के ऊपर से उसके फादर का एक क्या द प्रोटेक्शन चला जाता है। तो उस वक्त मैं 2-3 साल के मैंने कुछ नहीं किया था। ऑल आई वॉज डूइंग इज़ कि मम्मी के लिए सुबह चाय बनाती थी और रात को उनके पैर में सरसों का तेल लगा के सोती थी। मैं 2-2.5 साल यही किया है और मुझे लगता था कि मेरी सारी चीज़ें अब मेरी माँ ही रह गई हैं। उसके बाद जब 2-3 साल के बाद, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, तो मुझे वापस उठना ही था और फिर मैं उठी और वापस से मैंने हॉलीवुड फिल्म किया। अब मैं 11 महीने पहले इंडिया आ चुकी हूँ फॉर गुड एंड आई एम रीडिंग सम स्क्रिप्ट्स एंड आई वुड श्योरली कम एंड डू सम मोर फिल्म्स। तो हम ये भी कह सकते हैं, आप ऐसा कुछ रहा हो कि हम बाहर के लोग थे, आप सिनेमा मतलब बिहार से आई थी, आपका एक संघर्ष था, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ कि एक बाहर के इंसान को अपने आप को हर जगह साबित करना पड़ता है? तो कोई ऐसा मौका या किस्सा याद है जब आपको बार बार साबित करना पड़ा हो आपको? देखिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो आप रेडी रहिए रिजेक्शन के लिए। आपको 1000 बार रिजेक्ट किया जाएगा, आपको 1000 बार इंसल्ट किया जाएगा, आप 1000 बार टूटेंगे। और अगर आपके पास हिम्मत है इस इंडस्ट्री में रहने का तो आपको हर बार उठना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा और 100% फिर भी काम करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आप मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे, यू विल लूज योर वे। एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में इंडिया रिप्रेजेंट किया है और आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 Dan इन टाइक्वांडो एंड वन ऑफ द फेसेस ऑफ NBA बास्केटबॉल ऑफ इंडिया। बिहार को मैंने 9 बार रिप्रेजेंट किया है और मुझे लगता है कि ये जो हम बिहारी, हमारे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ गेन ही करते हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं लॉस तो होना ही होगा क्योंकि आप किसी बैकग्राउंड से नहीं आते एज ए आउटसाइडर। इट्स नॉट ईजी कि आपको कोई बोले अरे नीतू आओ तुमने ये फिल्में की हैं, 3-3 नेशनल अवार्ड फिल्म की भागीदार है तुम्हारे उस पर, तो तुमको ये दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, आपको हर बार अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा और यही इस इंडस्ट्री का नॉर्म है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई ऐसी फिल्म याद हो जो आपके हाथ से निकली हो आपकी अपनी वजह से कि नहीं मुझे अपने सिद्धांतों जैसे अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है? बहुत सारी फिल्में हैं। कोई एक फिल्म बताओ ना ऐसा। नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहते बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच लीड्स मी टू अ कंट्रोवर्सी। जो जिसकी किस्मत में थी उनको मिल गई। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ मुझे लंबा रास्ता ज़रूर लेना पड़ा, लेकिन मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करती हूँ। यही है, यू टेक इट और यू लीव इट। जी, अब हम जब बिहार की बात करते हैं, अभी वहाँ इलेक्शन चल रहा है जी। और आप चुनाव आयोग का चेहरा भी हैं जी। तो आपने ये जब से चेहरा, शायद जुलाई से आपने ये आपको ये मिला है ये जिम्मेदारी, तो आपने इस बीच में क्या काम किया ऐसे?
एज ए स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार दिस टाइम मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाती रही, कैंपेन्स करती रही, लोगों को बताती रही कि आपको वोट करना है हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में जो मेरी मातृभाषा है। और मेरा सिर्फ यही कहना था सबको कि आप जिसको भी वोट देना चाहें दें। हम युवा प्रधान स्टेट हैं और इस बार का युवा ज़्यादा जागरूक है। सो यू हैव टू स्टैंड टुगेदर और कितना ज़्यादा आप वोट दे सकते हैं वो ज़रूर दीजिए। प्लीज़ 6 और 11 तारीख को छुट्टी मत मानिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि अरे अच्छा छुट्टी मना लेते हैं, क्योंकि फिर आपके भविष्य की जिम्मेदारी फिर आप ही की होगी। फिर मत कहिएगा कोई शिकायत आप करने के लायक नहीं होंगे। जी, अब जब इलेक्शन की बात ही करें तो सितारों को इलेक्शन में बहुत टिकट मिलती है जी। आपको क्या लगता है कि ये सितारे को जो टिकट मिलती है सिर्फ पॉपुलर वोट पाने के लिए होता है या फिर वाकई वो सीरियसनेस होती है इन चीज़ों में? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कोई पॉपुलर चेहरा एक लीडर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा एक्टर हो या बहुत अच्छा गायक हो तो वो जनता को भी लीड कर सकता है। उसकी पॉपुलैरिटी से आप शायद अपने जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो होना चाहिए उसको जनता तक ज़रूर पहुंचा देंगे, लेकिन किस तरह से पहुंचा सकते हैं या आपने बिहार के लिए क्या क्या किया है कि आपको टिकट मिलना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज यू आर अ पॉपुलर नेम और अ फेस एज एन एनी एक्टर और सिंगर, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू कैन मोटिवेट जनता इन अ पॉजिटिव लाइट। वो मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि आपको बिहार के लिए करना चाहिए था और जो भी आप कर सकते थे, और अगर आपने किया है तो फिर आपको टिकट मिलना ज़रूरी है, फिर आपको मिलना ही चाहिए। यू डिज़र्व इट। जी, जैसे आप एक मुखर आवाज़ रही हैं, बेबाक आवाज़ रही हैं, आप डरती भी नहीं जब बोलती हैं तो आप तो डरने का कुछ होता नहीं है। वैसे क्या ऐसा कुछ मैं बोलती नहीं जिसमें डरना चाहिए। आप भोजपुरी की जब बात करते हो तो आप बहुत ज़्यादा दिखता है कि आपका लगाव है उसको लेके। बिल्कुल। हनी सिंह के गाने तक पे आप खुल के सामने आ जाती हैं, है ना? तो क्या लगता है कि आपको ये महसूस होता है कि जो भोजपुरी का इस्तेमाल कहीं भी किया जाता है चीज़ों को थोड़ा सा गलत तरीके से पेश करने के लिए, जैसे आपकी फिल्म मिथिला मखान है, अब छठ आ रही है, बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है, इनको देख के अच्छा लगता है और आदमी देखता भी है बार बार, लेकिन जब भी भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत इस संदर्भ में हो जाता है या जानबूझ कर किया जाता है। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, आई एम जस्ट इन फेवर ऑफ माई बिहार एंड माई सेल्फ। तो अगर चाहे वो हनी सिंह पे केस करना हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा को कुछ बोलना हो या चेतन भगत को कुछ बोलना हो या जाकिर खान को बोलना, उन्होंने हमेशा बिहार के बारे में या भोजपुरी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो मैंने उनको बहुत ही हम्बली कहा है ये गलत है, किसी भी भाषा के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते, और वो तो मेरी मातृभाषा है। तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा हो और मैं कुछ बोलूँ ना, क्योंकि बोलने वाला और गलत सहने वाला भी गलत ही होता है। इससे मैंने हमेशा कहा है हनी सिंह बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत पॉपुलर है ज़रूर, लेकिन आप भोजपुरी में आकर इतने गंदे गाने आप बना रहे हैं, आपका कुछ लेना देना नहीं है भोजपुरी से। आप बनाइए ना पंजाब में, आप हिंदी में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं 14 साल से यही कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इमेज, बिहार की इमेज भोजपुरी भाषाओं में पहले ऑलरेडी इतनी क्रास है। लड़कियाँ वहाँ पे खासकर कितने भी हाई पोजीशन पे काम कर लें, इन सब गाने कहीं भी बच जाते हैं और आपकी नज़र झुकी जाती है। तो अगर एज ए एजुकेटेड क्लास आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई आ नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि कोई आएगा उसको ठीक करेगा, ऐसा कोई नहीं आने वाला है। आप लोग भूल जाइए कि वो कोई कुछ करने वाला है। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मेरे बस का जो था वो मैंने किया। तो इसीलिए जब उन्होंने सुना नहीं तो मैंने कहा कि आप लड़कियों के अंगों पर ही तो गाना बना रहे हैं, तो वेयर इज़ योर आर्ट्स एंड योर पॉपुलैरिटी? यू आर यूजिंग बहती गंगा में आप हाथ धो रहे हैं। तो मुझे लीडरशिप दिखता नहीं है और मुझे कोई टिकट या पॉलिटिक्स में जाने का कोई ये नहीं तो आपको पता है अभी तक मैं चली गई होती हूँ, राइट? सो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल पे अपने बिहार के लिए जो 14 साल से जॉब्स क्रिएट करती हूँ, मेरी सारी फिल्में बिहार में ही शूट होती हैं। पहले सब्सिडी थी, अब सब्सिडी लास्ट ईयर आई है, लेकिन इतने साल से कोई सब्सिडी नहीं थी। तो मैं हिंदी, हॉलीवुड, साउथ में रिबन कटिंग अपीयरेंसेस जो मनीज वहाँ से मुझे मिलते हैं वो मैं बिहार में लगा के अपने, मेरी ये सेटिस्फैक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई आप फिल्म बना लीजिए और आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और या किसी भी चैनल्स में आपको क्या कोई भोजपुरी फिल्म दिखती है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं? नहीं दिखेगी। जब आपको नहीं दिखेगी तो आप कहाँ रिलीज़ करेंगे? अगर आप बना लिया तो तब जब किसी ने नहीं लिया वो फिल्म तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपना OTT प्लेटफॉर्म खुद ही लॉन्च कर दिया। उसका नाम है बेजोड़, और अब वेव्स OTT आई है, विच इज़ अ होप है हमारे जैसे फिल्म मेकर्स के लिए जो ऑनेस्टी से कुछ बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बोलना चाहते हैं
और इसमें बिहार की जनता या आप लोग सब प्रेस मीडिया हेड्स करते हैं, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बना रहे हैं तो कम से कम आप दुनिया को दिखाइए। और हम एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। वेव्स भी फ्री है और बेजोड़ भी फ्री है। यूट्यूब पे जाइए, यू विल सी एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि जितनी ख़राब चीज़ें दिखती हैं उतनी अच्छी चीज़ें भी दिखेंगी तो बैलेंस हो जाएगा। और मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ कि आप भी करिए, जिसके बस की जो है वो करती हूँ। मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, मैंने जैसे पढ़ाई लिखाई की है, वो मेरा थॉट है। किसी और का क्या थॉट है उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ। जी, अब जैसे फिल्म की बात करें, आपने इतनी मेहनत से फिल्में बनाती है लेकिन उनको रिलीज़ के लिए हमारे पास कोई सिनेमा घर नहीं होते हैं, पीवीआर भी उनको नहीं लेता है, जबकि पंजाबी, तमिल, तेलुगु फिल्मों के लिए स्पेस बन गया है। एक बार मैं स्टोरी कर रहा था, एक तो मैंने एक पीवीआर वाले से पूछा कि आप फिल्म क्यों नहीं लगाते हैं, है ना, भोजपुरी फिल्में क्यों नहीं लगाते हैं? कहते वो लोग आते हैं पान गुटखा करके सिनेमा हॉल गंदा कर देते हैं। करेक्ट, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इस बारे में क्या है, वाकई ये वजह है या ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भाषा की फिल्म ले ही ना सिनेमा घरों में इस वजह से? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, ये सब लोग मैच्योर हैं यहाँ पर एंड अडल्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड कि वो फिल्मों को क्यों पीवीआर नहीं लगाता है। और अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो एक ऐसा इमेज बन जाता है कि फिर पीवीआर नेशनल अवार्ड विनिंग मेकर्स की भी फिल्में नहीं लगाती। हाँ, ये मल्टीप्लेक्सेस क्योंकि उनको एक आदत हो चुकी है इस तरह की डबल मीनिंग चीप फिल्में को देखते रहने के लिए कि वैसे ही बनती हैं। तो कोई अचानक से कोई नेशनल अवार्ड बना दिया तो उसको लगा नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो उनको नहीं आदत है कि आप भोजपुरी फिल्में, मैथिली फिल्में लगाएंगे थिएटर में, क्योंकि उनसे रिकवरी भी नहीं है। और ये बिजनेस है, इसमें आरओआई होना ही चाहिए। अगर आरओआई नहीं होगा तो आप अगली फिल्म नहीं बना सकेंगे। चैरिटी नहीं कर सकते, आपको बिजनेस नहीं है, चैरिटी कितना करेंगे आप? तो आपकी फिल्म की लागत वसूल हुई? जी बिल्कुल, मैंने वेव्स पे बेच दिया इस फिल्म को। और मुझे बहुत खुशी है कि वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमारी लास्ट 2 फिल्में भी खरीदी थी। करियर थी जो ट्रेंडिंग थी और दिल्ली में ही सब जगह होर्डिंग्स लगे थे। फिर जैक्सन हॉल्ट मैथिली फिल्म थी जिसे अभी एक कोरियन फिल्म मेकर्स ने रीमेक के लिए मांगा है, वो भी वेव्स पे है। और अभी छठ आ रही है 24 तारीख को, आप देखिए। जी, अब ये बातें तो बहुत ही, अब ये पूछना चाहूँगा कि ताइक्वांडो आपने सीखा है, आप उसमें बहुत ही खतरनाक आपका हो रहा है, उसके अंदर आप ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो कभी ऐसा मौका है जब मन किया कि बॉलीवुड में आपको लगाओ कि अब इस्तेमाल करने का समय आ गया है इसका? हाँ, बॉलीवुड में कोई एक्शन फिल्म बनती नहीं है लड़कियों के ऊपर, और बनती है तो उसके चारों तो पहले से स्टोरी लिखी जाती है फिर ही बनती है। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं 17-18, उसमें कोई भी एक्शन करने का मौका नहीं। नो प्रॉब्लम में थोड़ा मिला था मुझे, संजय दत्त सर, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जी के साथ, वह 3 हीरोइनें थे हम, सुष्मिता, कंगना और मैं, तो मुझे ही मिला था वो एक्शन करने का मौका। बट आई हैव नेवर गॉट अ चांस देयर टू डू एक्शन मूवीज़। और मेरा चेहरा देख लीजिए, लगता है ना नो नॉनसेंस चेहरा, ऐसे भी मेरे पास कोई अप्रोच नहीं करता है कि आगे। तो आई थिंक कि एक इमेज भी बन जाता है लोगों का कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपकी पहली फिल्म की बात करते तो बिहार की एक लड़की थी, अपने दम पर वहाँ तक ठीक है, मतलब मैं हूँ जिंदा उस समय थी, है ना, मतलब थी उस समय थी, अभी अच्छा। है। तो जब वो मुंबई आती है, काम करती है, तो वो पहली फिल्म तक पहुंचने का जो उसका जर्नी थी, जो उसका सफर था, वो कैसे, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल। मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी अपने घर से एक भी पैसा नहीं लिया है। मैं जब प्रगति में, मतलब दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए, तो मैंने प्रगति मैदान में पैम्पलेट्स भी फेंके हैं। 1 घंटे का हमें 200 रुपया मिलता था, मैं वो पैसे इकट्ठे करती थी और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की है। मैंने हॉस्टल में फ़ीस दिया। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मत बोला करो, लोग तुम्हें कम समझेंगे, वीक समझेंगे। वो वीक लोग ही वीक समझेंगे। दिस इज़ द स्टोरी। अगर कोई 2 जन भी इंस्पायर हो जाए सारी स्टोरी से, सारे पेरेंट्स के ऊपर ही इतनी भार क्यों रहे? अगर हम कुछ कर सकते हैं, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था और मुझे जैकी चैन से हांगकांग, चाइना में ऑनर भी मिला था। फिर मुझे कॉलेज में आई तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अवार्ड मिला था। तो मैं उस वक्त से ही काम कर रही हूँ। एंड मैं प्रगति मैदान में ही मे आई हेल्प यू के एग्जीबिशन उसमें थी, वेयर प्रदीप सरकार की सिस्टर मधु सरकार ने मुझे मतलब नोटिस किया एंड शी ऑफर्ड मी लिबर्टी फुटवेयर का एड। एंड देन दिबाकर बैनर्जी गेव मी ऑल्विन रेफ्रिजरेटर का एड। और विनय पाठक जी का मेन वो थे ऑल्विन रेफ्रिजरेटर के ब्रांड एम्बेसडर। उनके पीछे 4 लड़कियां थी और मैं 15 या 16 साल की थी, 12 पास करके आई थी। तो 4 लड़कियों में मैं एक लड़की थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को एक एक करके तिनके तिनके से जोड़ा है। एंड नोबडी हैज़ सपोर्टेड मी एंड स्टूड बाय मी।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मुझे लगता है एक समस्या होता है, एक समाधान होता है, उसके बीच में क्या होता है वो मुझे नहीं पता है. लाइक देयर इज एन इशू, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोल्यूशन, व्हाट एल्स कैन यू डू. सो मैं चूज़ करती हूँ उस सोल्यूशन को खुश होके निभाना. दुखी होके भी निभाना ही पड़ेगा. इससे अच्छा है कि आप हैप्पी होके करिए. जी. अब जब से मैं आप बात कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मैं आपको जानता भी हूँ, मैंने बात भी की है. जिस तरह का आपका नेचर है, तो सामने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि आपसे क्या बात करनी है. आपको नहीं सोचना पड़ रहा है. उस आदमी की कैसे हिम्मत होगी जिसने आपको सैलरीड वाइफ का ऑफर कर दिया था? वो मुझे जानते नहीं थे ज़्यादा. मुझे लगता है वो जानते नहीं थे मुझे ज़्यादा. जब वो बोलने लगे मुझे, तो मैंने सोचा कि सच अ लूजर द पर्सन कैन बी. फिर हर इंसान कहीं ना कहीं इमोशनल तो रहता ही है, और मैं भी एक इमोशनल पर्सन हूँ, बिकॉज एज एन एक्टर ये खासकर ये इंडस्ट्री और मेट्रो सिटीज़ आपको पत्थर बना देते हैं, बट मैं पत्थर नहीं बनना चाहती हूँ. इसलिए अगर मुझे दुख होगा तो मेरे आँखों में आंसू आएंगे, और अगर मुझे खुशी होगी तो मेरे चेहरे पे स्माइल आएंगे. मैं उसी क्षण, वो एक मौका था जब आई बिकेम वल्नरेबल एंड दैट थिंग हैपन एंड आई स्टार्ट क्राइंग कि इस तरह से भी लोग कर सकते हैं, यू नो. तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी है वो, लेकिन आपने दिखा दिया ना अपना रूप. मेरे पास टाइम नहीं है इतना मतलब किसी चीज़ में डील करते रहने का. मैं बोल देती हूँ गुड फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, और मैं निकल जाती हूँ. अगर आप लेगेसी बनाने के लिए निकले हैं तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो नहीं दे सकते हैं, इतना वक्त नहीं होता है. जी. अब देखिए, छठ की बात हो रही है, छठ का मौसम भी है, आने वाला है, तो कोई 2 पंक्ति आप गुनगुनाना चाहेंगी छठ को लेके, जो आपके पसंदीदा हो बचपन से कुछ? अब मैं तो मुझे पहल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छठ की हमारी कुछ यादें ऐसे हैं कि हम पटना में ट्रक में भर के जाते थे, क्योंकि मेरे यहाँ 32 लोग थे, और ट्रक में जो ऊपर वो छोटा जगह होता है उसमें सारे बच्चों को खचर पचर भर दिया जाता था. और छठ की जो पूजा की सामान होती है, दौरी से लेकर फल फूल ईख और ये सारी चीज़ें रखी जाती. मेरी दादी, चाची, मम्मी, सब लोग छठ करते थे, और दादा, पापा, 3 चाचा, बुआ, ये सब लोग एक साथ भर के जाते थे. और घाट पर लोयला स्कूल में हमारा ट्रक लगता था, सबका लगता था, और ऊपर से हम लोग ऐसे देखते थे कि हमारे फ्रेंड्स तो नहीं है. और हमेशा की तरह शारदा जी की आवाज़ में गाना चलता था, और हम लोग पूजा करते थे. और लास्ट पूजा के दिन हम लोग ठेकुआ का इंतज़ार करते थे. और अभी भी हम चुपचाप से चले जाते हैं पटना. अब इस बार भी जाएंगे, और मास्क लगा के हम तो घाट पे घूमते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो फिर नहीं मिलेगा ना बार बार. जी. तो 2 पंक्तियाँ तो नहीं, मैं शारदा जी की तो आवाज़ में के गाने हैं सारे, बट आप लोग मेरा जो गाना है पहल ज़रूर सुनिए. इट्स बिन वायरल. बहुत सारे लोगों ने मुझे सैन फ्रांसिस्को, स्विट्ज़रलैंड, सब जगह से मेल किया है, मैसेज किया है कि आपका ये वीडियो देखकर हमने छठ करना शुरू किया, विच इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. और वी वर सो टच्ड कि भाई यू नो इट्स सच अमेजिंग. तो आप प्लीज़ वो गाना सुनिए, वो हमारा फेवरेट गाना है. जी. आप इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, तो कोई ऐसा डायरेक्टर या एक्टर जिसके साथ काम करने की थोड़ी इच्छा रही हो, या इसके साथ काम करना है अभी मुझे थोड़ा सा? काश कर सकती, लेकिन मुझे बहुत दिल था मेरा इरफान खान सर के साथ काम करने का. और वो ऐसा हो नहीं पाया. अगले जन्म में कोई डायरेक्टर ना, चूँकि मैं उमराव जान अदा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं संजय सर के साथ, संजय लीला भंसाली जी के साथ काम ज़रूर करूँगी. जी. अब उमराव जान की जब बात करें तो रेखा बनी थी उमराव जान, तो कभी उनसे मुलाकात हुई या उन्होंने कभी देखा या आपका? देखा तो नहीं, लेकिन रेखा जी को पता है कि मैं उमराव जान करती हूँ, और मैं स्टेज पे करती हूँ अ गर्ल फ्रॉम 17 साल की उम्र से 80 साल की औरत का रोल प्ले करती हूँ, सलीम सुलेमान. और 2.5 घंटे का बैक टू बैक होता है वो. हाँ, 2.5 घंटा, मतलब थिएटर, मतलब आपको पता है एक बार एक्शन तो 2.5 घंटे बाद ही कट होता है. और चूंकि मैं उमराव जान करती हूँ तो चारों तरफ मेरे किरदार होते हैं, मैं अकेले रहती हूँ, बट इसमें बहुत सुंदर हिंदी उर्दू मोनोलॉग्स हैं. और ये उमराव जान, वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है. जी. अब उमराव जान की बात करें, कितनी मेहनत करनी पड़ी उस किरदार को आपको पर्दे पे लाने के लिए, मंच पर लाने के लिए? देखिए, मेहनत तो हर चीज़ में होती है. अब थिएटर ही करना है और आपके हर चीज़ इन सिंक होनी चाहिए. तो करीबन 7 महीने मैंने 200 घुंघरू पहनकर PhD कथक डांसर्स के साथ रियाज़ किया है, और वो आप देख सकते हैं. प्लस 200 पेज के स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो मेरे पूरे एक्टर्स के साथ. तो
आई थिंक मेरे पैर में छाले भी पड़ जाते थे व्हेन यू यूज्ड टू वर्क, बट जो करना है वो करना है। एक बार डिसाइड कर लिया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। उमराव जान का एक कोई फेवरेट लाइन है आपकी? एक मोनोलॉग है जी, आप रेडी हैं सुनने प्लीज के लिए? प्लीज। सो ये मोनोलॉग उस वक्त का है कि उमराव जान 16-17 साल की हैं और जो खाना मम्मी होती हैं हेड, वो कहती है कि जाओ उमराव, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आज़ादी मिल जाए। तो उमराव जान छोटी, उनको समझ नहीं आता, तो कहती हैं खाना मम्मी आज़ादी यानी लड़कियों को भी आज़ादी? कहती हैं अरे और कितना आज़ाद होना चाहती हो, मर्जी का खाती हो पहनती हो, कोई रोक टोक नहीं है, और कितना आज़ाद होना चाहती हो? तो उमराव जान कहती हैं खाना मम्मी सोचती हूँ आज़ादी यानी बेपर्दा पर बदनाम नहीं, आज़ाद ख्याल पर बाजारू नहीं, बेतकल्लुफ़ पर दस्तयाब नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे जन्नत हूरों से होती है और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जन्नत में तब्दील हो जाएगा। लड़कियाँ बेखौफ झरनों की तरह फूटेंगी और लहरों की तरह इठलाती जहाँ मन चाहेगा वहाँ जाएंगी, फिर भाप बनकर उठेंगी, मनचाहा बादल बनेंगी, कहीं बरसेंगी तो कहीं रूई के फाहे की तरह हल्के से बैठ जाएंगी, फिर बादल बनकर उठेंगी और ओस बनकर उड़ जाएंगी। सबब ये कि लड़कियां जो चाहेंगी करेंगी, जहाँ मन चाहेगा वहाँ जाएंगी, बाजार भी जाएंगी ना तो खरीदने, खुद बिकने नहीं, और अगर नाचेंगी भी तो तवाइफ नहीं कहलाएंगी। लड़कियां लड़कियां कहलाएंगी, न पूजी जाएंगी और ना ही जलील की जाएंगी, वो जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाएंगी। है ना खाना मम्मी, आज़ाद हिंदुस्तान में होगा ना ऐसा? आमीन आमीन आमीन। शानदार, क्लासिक, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये बताइए कि मुझे थोड़ी देर पहले इलेक्शन की बात हो रही थी, तो क्या आपको कोई टिकट ऑफर हुआ था? अब ये थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी पार्टी हैड ऑफर्ड मी टिकट्स, ओके, लेकिन मैं तो स्वीप आइकॉन हूँ इलेक्शन कमीशन की, एंड मुझे अच्छा लगेगा कि हर पार्टी में यूथ लीडर्स हैं और यूथ लीडर्स सामने आए तो बिहार को अलग लेवल पे ले जा सकते। तो फ्यूचर में हम आपको देख रहे हैं कहीं पॉलिटिक्स में? फ्यूचर में आप सिर्फ मुझे बिहार की भाषाओं में फिल्म बनाते देखेंगे एज ए प्रोड्यूसर, और अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो मैं एक्टिंग करूँगी। एंड मैं वेट कर रही हूँ मेरे भाई नितिन चंद्रा एक स्क्रिप्ट लिख दे मेरे चारों तरफ, तो रवा हमरा के भोजपुरी भाषा में भी देख सकी ना। बस दैट इज़ ऑल आई विल से। सिंपल लाइफ है, फ्यूचर कौन जानता है जी, आज ही जी ले वही बहुत है जी। अब छठ के लिए हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म छठ को और छठ त्योहार को लेकर? प्रणाम, मेरा नाम नीतू चंद्रा है। हमारी फिल्म छठ 24 अक्टूबर को वेव्स OTT पे आ रही है, आप लोग ज़रूर देखें। एक फैमिली ड्रामा है, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। जॉइंट फैमिली की स्टोरी जो हम जैसे बड़े हुए वैसे आपको दिखाने की कोशिश की है। कैलाश खेर जी ने, अलका याग्निक जी ने, सुनिधि चौहान जी ने, शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी। और एक ऐसी फिल्म है जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिए और इसको बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि आपने हमेशा पहले दिया। इसे डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन नीरा चंद्रा ने और मैंने उसे प्रोड्यूस किया है। थैंक यू। ये तो NDTV से बात करने का बहुत ढेर सारा शुक्रिया और आपके अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्रणाम।